अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। तो हम इस टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास ग्रीक फ़िलासफ़र्स वर्क है। एक्चुअली ग्रीक फ़िलासफ़र्स का केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत बड़ा रोल है। ग्रीक मीनिंग यूनान, यानी कि यूनान के कुछ फ़िलासफ़र्स ने केमिस्ट्री और साइंस में काफ़ी इनोवेशंस की हैं। तो इनके वर्क को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। एक्चुअली स्टार्ट में हमारे पास एक टर्म है मैटर। मैटर ऐसी सब्सटेंस को बोलते हैं जो चीज़ मैस रखती हो और स्पेस यानी कि वॉल्यूम, यानी कि कोई चीज़ जो जगह घेरती हो और मैस रखती हो, हम उसे मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ मैटर। जैसे हमारी बॉडी है मैस रखती है और वॉल्यूम यानी कि स्पेस यानी कि जगह भी घेरती है, तो हमारी बॉडी भी मैटर है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास आयरन है। आयरन को जो सिंबल दिया जाता है वो Fe। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है। तो आयरन का जो पीस है ये भी हमारे पास मैस रखता होगा और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता होगा, तो ये भी हमारे पास मैटर है। तो इस मैटर के ऊपर अगर ग्रीक फ़िलासफ़र्स की थॉट को अप्लाई कर दिया जाए तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ये कहते थे कि जब मैटर को डिवाइड किया जा रहा होता है, यानी कि जब मैटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाता है। जब हम उसकी ब्रेकडाउन को, उसकी डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं तो मज़ीद जो है वो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो मैटर इतनी हद तक छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है कि वो पार्टिकल्स मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, वो पार्टिकल्स मज़ीद ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। ग्रीक फ़िलासफ़र्स ये कहते थे कि जो मैटर है, जब हम उसको डिवाइड करवा रहे होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, तो मैटर छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाता है। जब हम उसकी ब्रेक डाउन करवाना, उसको डिवाइड करवाना कंटिन्यू रखते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि मैटर इतनी हद तक छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है कि वो पार्टिकल्स मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, वो पार्टिकल मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। यानी कि मैटर कुड बी डिवाइडेड into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided। अब इसके बाद फिर एक और फिलोसफर थे डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस ने उन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि डेमोक्राइटस ने उन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम क्यों दिया। एक्चुअली जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ये कि पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो जो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है इंडिविजिबल, यानी कि ये पार्टिकल जो है वो फर्दर इंडिविजिबल होते हैं। अब इंडिविजिबल को लैटिन लैंग्वेज में एटॉमस बोलते हैं। इंडिविजिबल को लैटिन लैंग्वेज में एटॉमस बोलते हैं, यानी कि एटॉमस का मतलब ये है इंडिविजिबल, यानी कि जो चीज़ डिवाइड ना हो सके। तो ये पार्टिकल्स भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे, तो इस वजह से इन पार्टिकल्स के लिए एटॉमस में से एटम का वर्ड डिराइव कर लिया गया। तो इस तरह से डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन डाल्टन्स वर्क। अब जॉन डाल्टन के वर्क को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक वाटर। अब वाटर जो है हमारे पास मैस भी रखता है और स्पेस यानी कि वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, तो वाटर इज़ अ मैटर। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। अब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब इन 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन से डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम मौजूद है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं और उन डिफरेंट एलिमेंट्स के फर्दर उनके अंदर एटम्स हैं और उन डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने मैटर को फर्दर डिस्क्राइब किया कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि मैटर जो है वो सारे का सारा डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना होता है और उन डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बता दूं कि वो मैटर जो है वो लाजमी नहीं है कि मैटर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ होगा। एक्चुअली मैटर जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम्स पर भी मौजूद हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक मेटल है जैसे सोडियम, तो जब सोडियम का एक टुकड़ा हमारे पास मौजूद होगा तो उसमें सारे एटम जो है वो हमारे पास क्या होंगे, सोडियम होंगे। अब सोडियम जो है वो मैस भी रखता है, सोडियम जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अब ये हमारे पास मैटर भी है लेकिन इसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम, तो इस मैग्नीशियम में देखें तो इसके अंदर सारे एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम्स मौजूद होंगे। तो मैटर में एक ही एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं जैसे इधर मौजूद हैं और इधर, और मैटर में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटम। अब यहाँ पर हम एटम की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जैसे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर मौजूद है और इस वाटर में हमने सोडियम मेटल को ऐड किया हुआ है। अब सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ बड़ा फास्ट रिएक्शन करती है और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमने इसमें मेटल का एक जो है पीस वो इसके अंदर डिज़ोल्व किया। तो अब जो सोडियम मेटल है उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो एक्चुअली पार्टिकल बाय पार्टिकल जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाटर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। अलग अलग पार्टिकल जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को फिर एटम का नाम दिया जाता है, यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, यानी कि एटम जो है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, यानी कि आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, यानी कि वो किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। अब कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और वो क्यों रह सकते हैं, और कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते और वो क्यों नहीं रह सकते, तो इस चीज़ को अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास हीलियम है। अब हीलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे नियॉन है, अगर इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखा जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहते हैं जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट है, और जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिन एटम्स का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो एटम स्टेबल माने जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। उन्हें किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें जैसे हमारे पास हीलियम है। अब हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, हीलियम के वैलेंस शेल में कोई स्पेस नहीं है, हीलियम स्टेबल है। तो इस वजह से हीलियम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हीलियम बिना किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाए वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, यानी कि हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। इसी तरह अगर नियॉन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके वैलेंस शेल में भी कोई स्पेस नहीं है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। नियॉन जो है वो स्टेबल है, तो नियॉन किसी दूसरी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं रखता, तो नियॉन भी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादाना तौर पर रह सकता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे हम ये हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहला शेल होता है उसका।
अब हाइड्रोजन के पहले शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो हाइड्रोजन की ये ख्वाहिश रहेगी कि उसका किसी तरीके से डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो हाइड्रोजन जो है वो किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी एटम के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखता है। तो हाइड्रोजन जो है वो अनस्टेबल है। तो हाइड्रोजन अकेला सिंगल एटम की फॉर्म में आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं रह सकता। इसे किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, इसे किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि ये अपना डुप्लेट जो है अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ये सिंगल एटम जो है वो अनस्टेबल है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की भी ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनके वैलेंस शेल में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी अनस्टेबल एटम्स हैं। तो इस वजह से ये जो है अकेले यानी कि आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इनको किसी न किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए कुछ एटम्स आज़ादाना यानी कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और कुछ एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मॉडर्न रिसर्चेज में जब एटम की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हो गई तो फिर एटम के ऊपर फर्दर रिसर्चेज हुई तो ये पता चला कि एक एटम के अंदर भी मज़ीद पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और कहा जाता है कि मोर देन 100 पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर पाए जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये 3 जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, नेक्स्ट है जैकब्स बर्जीलियस वर्क। बर्जीलियस के ज़माने तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे तो बर्जीलियस ने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर किया, एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट किया। अब मॉडर्न डेज में जो एटम्स के एटॉमिक मैसेज की वैल्यू फाइंड आउट की हुई हैं, तो बर्जीलियस ने भी जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी तो बर्जीलियस वाली वैल्यूज़ आज की वैल्यूज़ से काफ़ी क्लोज है। तो इस बिना पर बर्जीलियस के काम को काफ़ी सराहा जाता है। नेक्स्ट जो है बर्जीलियस ने एलिमेंट्स को सिंबल देने का भी काम किया। एक्चुअली पहले जो है वो एलिमेंट का फुल नेम राइट किया जाता था। जैसे हाइड्रोजन है तो उसकी फुल जो स्पेलिंग है उसका फुल नेम हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम। बर्जीलियस ने काफ़ी काम आसान कर दिया, एलिमेंट्स को सिंबल दे दिए। जैसे कैल्शियम के लिए Ca, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए H। तो मतलब इस तरह से उसने काफ़ी सिंबल दिए। तो इसके अलावा इसके एक और एफर्ट ये है कि कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी इसने की थी। जैसे हमारे पास थोरियम है, सीजियम है और इसके अलावा सिलिकॉन है, सेलेनियम है। तो कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी जैकब बर्जीलियस ने की थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर आप तक मज़ीद पहुँच सकें। थैंक यू।